हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरिफ खान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लैक फेमिनिज्म, जिसको हिंदी में अश्वेत नारीवाद भी कहते हैं। अश्वेत नारीवाद की अगर हम बात करें, इस टॉपिक से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जून 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और उस क्वेश्चन में को आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस क्वेश्चन में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ यूनिवर्सल सिस्टरहुड। निम्नलिखित में से किसने यूनिवर्सल सिस्टरहुड, सार्वभौमिक बहनापा को अस्वीकृत किया। आमतौर पे जो लिबरल फेमिनिज्म है, इसको हम उदारवादी नारीवाद कहते हैं, या फिर रेडिकल फेमिनिज्म की अगर हम बात करें, इनका ये मानना है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उन उसको इरेडिकेट करने की आवश्यकता है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। और जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, वो आपस में बहनें हैं। ये लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म का मानना है। लेकिन इस दावे को, लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म के इस दावे को कि सभी औरतें आपस में बहन के जैसी हैं, हाँ, इसके क्लेम को जो है, जो ब्लैक फेमिनिज्म है, वो रिजेक्ट करता है। ब्लैक फेमिनिज्म उसके इस दावे को नकारता है। क्यों नकारता है, उसके पीछे एक वजह है। आइए समझते हैं वो फैक्टर क्या है। जो लिबरल और रेडिकल फेमिनिज्म है, जब भी वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, तो उनका ये मानना है कि महिलाओं के साथ जो भी कुछ भेदभाव होता है, वो किस आधार पे होता है, जेंडर के आधार पे होता है, यानी लिंग के आधार पे होता है। जबकि ब्लैक फेमिनिज्म का ये मानना है कि सब जो अश्वेत महिलाएं हैं, जो ब्लैक कम्युनिटी की औरतें हैं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, या उनके साथ जो भेदभाव की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो एक अलग किस्म की है और उसको एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव कई ग्राउंड पे हो रहा है। उनके साथ जेंडर के आधार पे भेदभाव हो रहा है, लिंग के आधार पे हो रहा है, उनके साथ रेस के आधार पे, उनकी नस्ल के आधार पर, और क्लास के आधार पर, वो किस क्लास से बिलोंग करती हैं, अपर क्लास से या लोअर क्लास से, ये सारे ही फैक्टर्स हैं। तो जब ये कई फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं, तो जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन की जो इंटेंसिटी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और लिबरल और रेडिकल फेमिनिज्म इन सारे मुद्दों पर बात नहीं करते। वो कभी भी महिलाओं के साथ होने वाले एक इस प्रकार की असमानता, ये जो नस्लीय असमानता है, इसके बारे में कभी भी बात नहीं करते, ना उसका विरोध करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो विरोध करते हैं, वो इस बात का कि जेंडर के बेस पे जो भेदभाव हो रहा है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। इसीलिए ब्लैक फेमिनिज्म ये मानता है कि नारीवादी आंदोलन को और भी इंक्लूसिव और भी समावेशी बनाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये जो फेमिनिज्म है, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अक्सर असक्षम है, या उनके हित के बारे में, उनके इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करता है। और ब्लैक फेमिनिज्म की अगर हम बात करें, ब्लैक फेमिनिज्म को इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म भी कहा जाता है। इंटरसेक्शनल, आप समझें, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति की जो पहचान है, वो कई तरीके से हो सकती है। कि उसका लिंग कैसा है, जी फॉर जेंडर, मतलब उसका जेंडर कैसा है, आर फॉर रेस, उसकी जो नस्ल है, उसकी जो रेस है, वो कैसी है, वो किस रेस से बिलोंग करता है, सी फॉर क्लास, वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो जो ब्लैक कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, वो इंटरसेक्शनल हो रहा है। मतलब क्या, कि उनके साथ एक ही साथ कई आधार पर, जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर और क्लास के आधार पर जो है भेदभाव हो रहा है। और इसी वजह से ब्लैक फेमिनिज्म को जेंडर सॉरी इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें ब्लैक फेमिनिज्म की ओरिजिन की बात करें कि उसका उदय कब हुआ था, ब्लैक फेमिनिज्म क्या है? ब्लैक फेमिनिज्म एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है और एक विचारधारा भी है, जिसकी जो शुरुआत है अमेरिका में 1960 और 1970 के दशक में हुई। और ये जो फेमिनिज्म की वैरायटी है या वेरिएंट है, वो ये मानता है कि
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नारीवादी आंदोलन को और भी अधिक मोर इंक्लूसिव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं वो अलग अलग आधार पर हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी आप देखें, ब्लैक फेमिनिज्म की अगर आप बात करें, ब्लैक फेमिनिज्म में तीन थिंकर्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जिसमें एक हैं बेल हुक्स की अगर हम बात करें। बेल हुक्स ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आंट आई ए वोमेन ब्लैक वोमेन एंड फेमिनिज्म। ये बुक 1981 में पब्लिश हुई थी। और इस बुक में भी वही बात वो कहना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि द स्ट्रगल फेस्ड बाय ब्लैक वोमेन आर ऑफन डिफरेंट फ्रॉम ऑफ देयर वाइट काउंटर पार्ट्स। ये कहना चाहती हैं कि जो गोरी महिलाएं हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव बिल्कुल अलग है किससे, जो अश्वेत महिलाओं के साथ हो रहा है, जो ब्लैक वोमेन्स के साथ हो रहा है। इसलिए जो ब्लैक वोमेन्स हैं उनकी समस्या को देखने और समझने के लिए एक अलग प्रकार के एनालिसिस अप्रोच की ज़रूरत है, एक अलग दृष्टिकोण की ज़रूरत है। और इनकी एक और बुक है जिसका नाम है फेमिनिज्म फॉर एवरीडे। ये बुक जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ऑलरेडी एक बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है। और दूसरी थिंकर की बात करें अगर हम, तो ऑड्रे लॉर्डी, इनकी बुक है, इन्होंने जो है ब्लैक फेमिनिज्म के डेवलपमेंट में, उसके विकास में कंट्रीब्यूट किया, इनका योगदान है। इनकी बुक का नाम है सिस्टर आउटसाइडर एसेज एंड स्पीचेस। ये बुक 1984 में पब्लिश हुई थी और ये भी सेम बात कह रही हैं। वो इस बात को बताना चाह रही हैं कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो ब्लैक कम्युनिटी के साथ भेदभाव हो रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो टाइप है वो बिल्कुल अलग है। और तीसरी जो थिंकर हैं इसमें, इनका नाम है किम्बरले क्रेंसा। किम्बरले क्रेंसा ने जो है ये जो शब्द है इंटरसेक्शनैलिटी, इसको क्वाइन किया। इस शब्द का, इंटरसेक्शनैलिटी का, सबसे पहले इस्तेमाल किया था। मैंने आपको अभी बताया कि ब्लैक फेमिनिज्म को इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म भी कहते हैं, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म भी कहते हैं। और इस बुक में भी ये इस बात पे एम्फेसाइज कर रही हैं, वो कह रही हैं कि द एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्लैक वुमेन कैन नॉट बी अंडरस्टूड solely through the lens of race or gender, but must be considered the compound effect of both forms of operation। आइए समझते हैं कहना क्या जा रही हैं। जैसे अगर इनका ये कहना है, किम्बरले क्रेंसा का इनका ये मानना है कि महिलाओं के साथ आप देखिए, जो आमतौर पे किसी व्यक्ति की पहचान होती है, और आप बात करें ख़ास तौर पे जो ब्लैक वोमेन्स हैं, तो उनका जेंडर एक फैक्टर है जिसके आधार पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनकी नस्ल कौन सी है, उनका रेस कौन सा है, ये भी एक फैक्टर है जिसके भेदभाव उनके साथ, जिसके आधार पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तीसरा ये कि वो किस क्लास से बिलोंग करती हैं। आमतौर पे आप देखिए किसी भी व्यक्ति का जो का फिजिकल अपीयरेंस है, जो भौतिक बनावट है, वो वहाँ उस इन्वायरमेंट से तय होता है, जिस परिवेश में, जिस पर्यावरण में वो रहती हैं। तो इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ब्लैक फेमिनिज्म की अगर हम बात करें, तो ब्लैक जो कम्युनिटी की औरतें हैं, इनके साथ इन तीनों आधारों पर भेदभाव हो रहा है। और इस वजह से इनके साथ जो होने वाला भेदभाव है, उसकी जो तीव्रता है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। लिबरल फेमिनिज्म की अगर हम बात करें या फिर रेडिकल फेमिनिज्म की, वहाँ जेंडर ही एक इशू है और कोई फैक्टर नहीं है बल्कि, लेकिन जबकि ब्लैक फेमिनिज्म में जेंडर, रेस और क्लास, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। इसीलिए आप देखें, इसके अलावा किसी व्यक्ति की वेशभूषा, उसके चेहरे की बनावट, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसके बाल, उसका टेक्सचर, नाक, आँख, और ये सारी उसकी जो भौतिक उसकी जो पहचान है, ये भी कहीं न कहीं उसके सामाजिक अस्तित्व को, सोशल एग्जिस्टेंस को प्रभावित करती है। आप इंडिया के केस में एक एग्जांपल ले सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर कोई महिला जो है, अगर वो ट्राइबल कम्युनिटी से हो या दलित कम्युनिटी से हो, और उसका स्किन कलर ब्लैक हो, और हाइट भी उसकी जो है, जो उसकी हाइट है वो कम हो,
तो आप देखें लोग उसको एक अलग नज़रिए से, एक अलग तरीके से देखते हैं। इवन आप देखें अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें या उनके कल्चर की बात करें, आप देखें नॉर्थ ईस्ट की जो लड़कियां जब दिल्ली विश्वविद्यालय वगैरह में पढ़ने के लिए आती हैं, तो आमतौर पर जब लोग उनको टॉन्ट मारते हैं तो लोग उनको नेपाली नेपाली कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी नस्ल है वो काफ़ी बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करें जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, उनकी शारीरिक बनावट से, उनके फिजिकल अपीयरेंस से बिल्कुल अलग है। और लोग उनको जो है चाइनीज़ या नेपाली कहते हैं, जबकि वो इंडिया के ही लोग हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये एक अलग तरीके का है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन की जो इंटेंसिटी है उसमें कई फैक्टर शामिल हैं, जेंडर, रेस, क्लास, ये सारी। तो इसीलिए ब्लैक फेमिनिज्म का ये कहना है कि नारीवादी जो आंदोलन है इसको और भी अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ जेंडर को ही एक फैक्टर हम नहीं मान सकते हैं, बल्कि क्या है कि जो नस्ल है, जो सोशल स्टेटस है, जो क्लास है, ये भी फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान के सोशल एग्जिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। और ब्लैक कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, इनके साथ इन तीनों आधारों पर, इन तीनों ग्राउंड पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। आइए एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। जैसा कि आप मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन जो है जून 2023 में पूछा गया था, अभी हाल ही में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है कुछ महीनों पहले। तो ये यूनिवर्सल सिस्टरहुड के कॉन्सेप्ट को ब्लैक फेमिनिज्म रिजेक्ट करता है। उनका ये ब्लैक फेमिनिज्म का ये मानना है कि सभी जो महिलाएं हैं वो आपस में एक समान नहीं हैं। वो आपस में मतलब यूनिवर्सल सिस्टरहुड का ये मानना है कि सारी बहनें आपस में, सॉरी यूनिवर्सल, अगर हम बात करें यूनिवर्सल सिस्टरहुड की, तो लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म का ये मानना है कि सभी महिलाएं जो हैं आपस में बहन के जैसी हैं और उनके साथ किसी प्रकार का जेंडर के ग्राउंड पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्लैक फेमिनिज्म का ये मानना है कि सभी जो महिलाएं हैं वो आपस में बहन नहीं होती। इवन आप देखें एक औरत के साथ जो है, एक तो जो पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्की है, उसके ग्राउंड पे तो भेदभाव होता ही होता है। साथ ही साथ में उनके साथ उनकी रेस के आधार पर भेदभाव होता है। और रियल लाइफ का आप एग्जाम्पल लें तो आप देखें कुछ हद तक तो महिलाओं द्वारा भी महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ भेदभाव भेदभाव किया जाता है। जो लड़कियां देखने में, जो औरतें देखने में खूबसूरत होती हैं, अच्छी होती हैं, वो ब्लैक कम्युनिटी की लड़कियों को, या जो जिनकी हाइट कम है या स्किन का कलर कम है, उनके साथ एक अलग तरीके का बिहेव करती हैं, व्यवहार करती हैं। और यहाँ पे आप देखें जो क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखें इस क्वेश्चन को जून 2021 में पूछा गया था, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो लिस्ट आपको दी गई है। एक तरफ जो है लिस्ट है, पहली लिस्ट वन में आप देखिए कुछ थिंकर्स के, फेमिनिस्ट थिंकर के नाम दिए गए हैं। और लिस्ट टू में आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। मैंने अभी आपको बताया कि बेल हुक की जो बुक है यहाँ एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बेल हुक ने कौन सी किताब लिखी? फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरी डे। और जो दूसरी बुक अगर हम बात करें, यहाँ पे सुजैन मुलर ओकिन की अगर बात करें, इनकी ये जो बुक है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, इस बुक में जो है उन्होंने जॉन रॉल्स के विचारों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। जॉन रॉल्स की बुक जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसको एक शॉर्ट में एटीजे बोलते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस की बुक 1971 में पब्लिश हुई थी। इसमें एक कॉन्सेप्ट है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा। तो अज्ञानता के पर्दे की जब बात करते हैं जॉन रॉल्स, तो ये कहते हैं कि अज्ञानता के पर्दे के जो जो पीछे जो लोग बैठे हैं वो ये भी नहीं जानते कि उनका लिंग कौन सा है, वो महिला हैं या पुरुष हैं, या वो एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब वो ये नहीं जानते हैं कि उनका लिंग कौन सा है, कैसा है। तो इसी आधार पे जो है सुजैन मुल्लर रोकिन कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपना जेंडर नहीं मालूम होगा कि उसका जेंडर कौन सा है, तो फिर वो उसके वेलफेयर के लिए, जेंडर वेलफेयर, जेंडर जस्टिस के लिए कैसे कानून बना सकता है, कैसे नियम बना सकता है। और जो न्याय के नियम बनेंगे भी तो उसमें जो है जेंडर का जो एलिमेंट है वो शामिल नहीं होगा। और अगले क्वेश्चन की अगर हम अगले थिंकर की बात करें, कैथरीन मैकियोनन की बात करें, उनकी बुक है टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। और सी फायरस्टोन ने, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, ये जो बुक है इसको सी फायरस्टोन ने लिखा था। तो अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन की बात करें तो हमने जो है ए को मैच किया हमने थर्ड से, बी को फोर्थ से, सी को हमने मैच किया है सेकेंड से, और डी को पहले से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही।
कल हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उस पे भी चर्चा करेंगे हम। आपके लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन है। ये जो बुक है 10 एक मिनट। फिर जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो एक वहाँ पे अक्सर एक बुक का नाम आता है द सेकेंड सेक्स। द सेकेंड सेक्स। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इस बुक के ऑथर कौन हैं, इस बुक को लिखा किसने है, उसका नाम आप बताएं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।